नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं तीन पॉलिटिशियंस, भारत की राजनीति में तीन ऐसे नेताओं का जिक्र करूंगा जो पिछले काफी समय से सक्रिय हैं और एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं और आज की राजनीति में भी वे उनका महत्व है, अपनी जगह पर है। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी दौर आया कि जब उनको अपना अहंकार हो गया था या स्वार्थवश उन्होंने कुछ काम किए, तो इसका मैं जिक्र करूंगा। आज क्या है, कल क्या थे। इससे पूर्व मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आज मैं तीन नेताओं की बात कर रहा हूं। पहले नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वे नेता हैं जो आप सोचिए कि इमरजेंसी के बाद से 77 से 50 साल की उनका राजनीतिक कैरियर चल रहा है और कभी भी वे इस पूरे दौर में इर्रेलेवेंट नहीं हुए, अप्रासंगिक नहीं हुए, यानी उनका महत्व कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने अपने इस महत्व को बनाए रखा किसी न किसी रूप से, चाहे राजनीतिक कंपल्सन हो या और चीजें हो या अच्छा शासन देने की बात हो। तो वो इस दौर में जो है इतने सालों से, मतलब करीबन 40-45 साल से वो राजनीति में है। नीतीश कुमार का ज्यादातर समय क्या, मेरे ख्याल है अधिकांश समय पूरे राजनीति में एंटी कांग्रेस रहा। तो पूरे समय कांग्रेस विरोधी उसमें रहे, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले लोग थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लालू यादव भी निकले हैं, मुलायम सिंह भी निकले हैं और भी जितने भी जनता नाम के जितने भी लोग हैं, ये सब एंटी कांग्रेस मूवमेंट से निकले हैं, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से निकले हैं जो वर्तमान में चल रहा है। तो जो नीतीश कुमार हैं, ये बार बार इनकी पार्टी उन्होंने कई बार नाम बदले। जनता दल में भी रहे, जनता दल बीच में समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रही और ऐसे ही जो है फिर जनता दल, आजकल जनता दल यूनाइटेड है। तो ये पार्टी का नाम बदलते रहे, लेकिन इनकी अपनी एक पहचान रही और एंटी कांग्रेस पहचान रही है। कभी कभार कांग्रेस के साथ मजबूरन लालू के साथ रहने की वजह से वो जरूर मिले होंगे, लेकिन अन्यथा उनका ये रहा। तो विपक्ष में भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि जब जनता दल में विभाजन हो गया, जनता पार्टी या जनता दल जो लालू यादव के साथ, तो इनकी शक्ति कम हो गई। और पहले तो शुरू में ये लालू के चेले थे या समाजवादियों के चेले थे, तो फिर इनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और इनके साथ जब समता पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, तो बीजेपी का सहारा लेना पड़ा। आप ताजुब करेंगे, जब जनता पार्टी थी तो जनता पार्टी का जो विभाजन हुआ या जो जनसंघ का घटक उसमें शामिल था, तो अलग कैसे हुआ? वो हुआ दोहरी सदस्यता के नाम पर। जनता पार्टी के घटकों ने कहा कि आप जनता पार्टी में तभी रह सकते हैं, बीजेपी तत्कालीन जनसंघ को, कि जब आप आरएसएस से अपना नाता तोड़ेंगे। तो वर्तमान बीजेपी और तत्कालीन जनसंघ ने जो है जनता पार्टी से नाता तोड़ना उचित समझा, बजाय कि आरएसएस से नाता तोड़ने के। और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस इसके सबसे प्रबल वक्ता थे, प्रबल जो है प्लीड करते थे इस बात को लेकर के कि इनको जो है दो में से एक को लेनी चाहिए, और ऑलमोस्ट सारे समाजवादी जो है ऐसे ही वो करते थे। लेकिन देखिए, राजनीति का चक्र देखिए, बाद में उन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस को जो है बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ा जब बीजेपी अलग आ गई। और जो एनडीए का जो उन्होंने, बीजेपी ने जो गठबंधन किया, वो एक गठबंधन जो बनाया, वो उसके संयोजक भी रहे। और जब तक रहे जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए में, बड़ी ईमानदारी से है। नीतीश कुमार जब तक रहे, ईमानदारी से रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के दौर में कभी इनके बीच मतभेद नहीं हुआ। खैर, फर्नांडिस जी के जब वो उसमें चले गए थे, आपको पता होगा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, वो भूल गए थे सारी चीजें, जैसे वाजपेयी जी के साथ हुआ।
तो फिर कमान जो है आई शरद यादव और नीतीश कुमार के बाद, तो शरद भी चले गए। तो इस सारे दौर में 2000 में शायद पहली बार नीतीश को बने थे मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए। बाद में जो है सत्ता कभी इस तरफ रही, कभी उस तरफ रही, कभी लालू के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे। लेकिन जब जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, उनका पतन हुआ। मैं अब आता हूं 2014 के दौर की बात, जब मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार बने। 2014 से पहले 2013 में जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया बीजेपी ने, तो नीतीश कुमार ने बड़ा प्रबल विरोध किया, क्योंकि उनको कुछ लगता था कि मैं इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों में सबसे बड़ा नेता हूं और मेरी लॉटरी जो है खुल सकती है। अगर बीजेपी में, जैसे कि ये आपने देखा होगा, हर बार उड़ाते बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, 220 200 ये करके वो किया था उन्होंने। तो उनको लगा कि मुझे या तो एनडीए का समर्थन मिलेगा और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या विपक्ष मुझे प्रधानमंत्री बना देगा अपना समर्थन दे करके। और उन्होंने एनडीए से वो अलग हो गए, ठीक चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले। अब हुआ क्या कि 2014 के बाद जो है मोदी जी सत्ता में आ गए, तो नीतीश का जो है अहंकार यहां पर टूट गया। उनको ये अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा काबिल नेता हूं, लेकिन वो अहंकार यहां पर टूट गया। अब क्या हुआ कि 2019 के चुनाव से पहले, मतलब 2000 जब वो अकेले लड़े, ना बीजेपी के साथ ना आरजेडी के साथ, तो उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। बीच में इस्तीफा भी देना पड़ा और जीतन राम मांझी को वो बनाना पड़ा, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बाद में उन्होंने उनको भी हटा दिया पार्टी से, वो मुख्यमंत्री पद से। खैर ये कहानी बड़ी हुआ है। तो ये अहंकार नीतीश कुमार के मन में था। और अब जब पिछले चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, तो उनको लगा कि इसमें जो है बीजेपी का रोल है, तो वो फिर एक बार अलग होकर के आरजेडी के साथ चले गए। तो उनको लगा कि मेरे बगैर कोई राजनीति नहीं चल सकती बिहार की। क्या और केंद्र में भी जो है ऐसे गाहे बेगाहे संकेत उनको दिए जाते रहे कि भाई हम आपको बनाएंगे, और उन्होंने INDIA गठबंधन की शुरुआत करी। लेकिन वहां पर जो है लालू यादव के एकमात्र इच्छा थी कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को स्थापित किया जाए, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उनको कहीं केंद्र में या कहीं वो राज्य से बाहर किया जाए। तो जितनी चालबाजियां उसको आती थी लालू यादव को, उन्होंने सारी वो करी और इनको एक किस्म से किनारे कर दिया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिक्षा पर भी जो है उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव कहता मैंने 5 लाख रोजगार दिए मुख्यमंत्री को दरकिनार करके। तो उनको लग गया, नीतीश को लग गया कि यार यहां जो है इससे बेहतर एनडीए था, कम से कम वहां सम्मान तो था, उनको उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं किया था। फिर अंतिम समय में जब इनका इंडी गठबंधन चलने लगा, थोड़ा बहुत चलने लगा, और इन्होंने नीतीश कुमार को बिल्कुल वो कर दिया, किनारे कर दिया, उनका खाली एक टूल की तरह यूज किया इस गठबंधन को बनाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो इस गठबंधन को बना सके। एक पूरे विपक्ष में एक मैच्योर नेता केवल नीतीश कुमार थे। लेकिन कांग्रेस का तो जो अंदर से जो रणनीति थी वो यही थी कि हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहां पर लालू ये थी कि हमने इसको, अपने बेटे को मुख्यमंत्री स्थापित करना है। तो अंतिम क्षणों में ये फिर एक बार एनडीए में लौट आए। और अभी आपने देखा होगा कि आज जो एनडीए की स्थिति है, दो मेजर पार्टीज है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके बल पर स्थिर सरकार चल रही है। और ये स्थिर सरकार ऐसी नहीं है जैसे कि नीतीश के बारे में कहा जाता था कि ये कभी पलटा मार देंगे। जब तक सरकार नहीं बनी, चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार जो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम है वो यही कहता रहा, यहां तक कि उन्होंने नीतीश पे डोरे डाले कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री का पद देंगे। लेकिन अब तक नीतीश समझ चुके थे, उन्होंने अपना अहंकार सब त्याग दिया था और वो समर्पित हो गए एनडीए के प्रति। एनडीए की मीटिंग में आपने देखा होगा
कि उन्होंने एक बार मोदी जी के पांव छूने की कोशिश करी, उन्होंने पकड़ लिया। तो ये एक ऐसा संकेत था कि एक तो मेरा अहंकार खत्म हो गया, और दूसरा विपक्ष के लिए, उनके इकोसिस्टम के लिए ये एक वार्निंग थी कि अब अगर आप ये स्वप्न देख रहे हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी तो इसको भूल जाइए। ये गठबंधन चलेगा, पूरे 5 साल चलेगा, अपनी शर्तों पे चलेगा। अपनी शर्तों माने गठबंधन के जो पिछले 10 साल से जो चल रहा था उसी तरह आगे चलेगा। जो काम पहले हो रहे थे वो भी आगे 5 साल तक होंगे। कहीं पर भी कोई इस मुगालते में न रहे कि यह सरकार मिड टर्म पोल में चली जाएगी, बीच में जो है ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये सरकार को संबल प्रदान करने के लिए उसने अपना अहंकार तोड़ा और एक स्वच्छ भाव से नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए, और अपना केंद्र में तो है ही है उनका मंत्री, और राज्य सरकार भी जिसे कि जाने की बहुत संभावनाएं थी। अगले जो चुनाव होने वाले थे इस बात की संभावनाएं थी कि नीतीश लौट के नहीं आएंगे। इन चुनावों से पहले इस बात की पूरी संभावनाएं थी कि नीतीश न केंद्र में आएंगे और न राज्य में, लेकिन उन्होंने अपना अहंकार त्यागा तो सब कुछ राजनीति पलट गई। अब मैं दूसरे नेता पे आता हूं, चंद्रबाबू नायडू। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, वो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद वो टीडीपी के वो बने। और मैं एक बार अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वह विकास के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति है, प्रतिबद्ध नेता है। उनकी विकास के मामले में उनकी और मोदी जी की राह जो बिल्कुल एक है। तो 2000 वो भी हमेशा एनडीए के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहे, लेकिन 2019 में वो हट गए यहां से। उसके पीछे मैंने कारण बताया था, उनको पैसे चाहिए थे नई राजधानी बनाने के लिए। लेकिन 2000 का चुनाव वो केंद्र लोकसभा का भी और विधानसभा का भी बुरी तरह हार गए। उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उनको भी समझ में आ गया कि अगर इस देश में कोई नेता है तो केवल मोदी है। और 2019 के बाद से लगातार वो जो है बीजेपी को अप्रोच करते रहे कि हमें एनडीए में पुनः लो, मुझे हमारी एनडीए में वापस वो करो। जो अहंकार उनको ये हो रहा था कि थर्ड फ्रंट या जैसे बीच में सरकारें बनी थी इंद्र कुमार गुजराल की, देवेगौड़ा की, इस टाइप की जो सरकारें जो 5-5, 10 दिन महीने, 2-4 महीने, 6 महीने की सरकारें बनी, ऐसी सरकार में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको लग गया कि नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये किसी की सगी नहीं है। अंततः चुनाव से ठीक पहले वो भी, उनको था अहंकार पहले टूट गया था। 2019 के तुरंत बाद ही उनको लग गया था कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर हूं। वो फिर लौट करके इसमें आ गए। और आप देखिए उनका कैलकुलेशन कितना सही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब ये एनडीए में लड़े तो पूर्ण बहुमत एक किस्म से पूरा इन्होंने सफाया कर दिया आंध्र प्रदेश में। तो उन्होंने भी जब अपना अहंकार छोड़ा, मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति जो द्वेष था, जो द्वेष भाव था, या जो राहुल गांधी एंड कंपनी जो ये जो वो है उनके चमचे जो कुप्रचार करते हैं, जब उससे बाहर आए तो वो फिर जो है प्रतिष्ठित हो गए केंद्र में भी और राज्य में भी। अब मैं तीसरे व्यक्ति की बात करता हूं, वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे 2019 के चुनाव से पहले वो एक गठबंधन था बीजेपी के साथ, और वो लोग सत्ता पे थे, सत्ता के उसमें थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इनके मन में एक आकांक्षा जगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो बीजेपी ने नहीं बनाया। और शरद पवार ने उनकी इस कमजोरी को पकड़ लिया और उन्होंने जो है मिल करके कांग्रेस को अपने उसमें विश्वास में लिया, एक गठबंधन तोड़वाया और इनको मुख्यमंत्री बना दिया। बाद की स्थिति आपको पता है कि शिंदे और उनके सेना जो है अलग हो गई, वो सरकार 2.5 साल में गिर गई। तो इस व्यक्ति का ये इतना बड़ा अहंकार था कि ये पार्टी जो है मेरे पिता की है, इसलिए जो है सब मेरे फॉलोअर है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इन चुनावों में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर किसी की हार हुई है, बड़ी हार हुई है, तो उद्धव ठाकरे की हुई है। वो जितना सीटें जीते हैं वो मुस्लिम वोटर्स के कारण, जो कि कभी उनका वोटर्स नहीं रहा और जो कभी भी चला जाएगा। जितने भी इनके सेना के वो लोग थे, शिवसेना के जो काडर था, जो वहां की जनता थी,
जो बाला साहब को प्यार करती थी, जो उनको मानती थी, वो सारे के सारे शिंदे को गए। वो अपनी विचारधारा से नहीं हटे। और आप देखिए कि उसका अहंकार, उद्धव ठाकरे का अहंकार इनको ले डूबेगा। अभी 3-4 महीने में चुनाव है, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी कि देखिए उद्धव ठाकरे के कंधे पे चढ़ के कांग्रेस 13 एमपी ले गई, जबकि उसके 1 एमपी था। और ये इनके 18 थे, ये 9 पे आ गए, जबकि इनके साथ 2 और भी जुड़े हुए थे, शरद पवार भी और कांग्रेस भी। तो आप सोच लीजिए कि कितना, मतलब इनको कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी उनके अंदर अहंकार है, और अहंकार का कारण मैं बताता हूं क्या है। संजय राउत है। जब आपका मंत्री अगर गलत हो, गलत सलाह देता हो, तो कोई बचने की संभावना नहीं है। तो आप इसका परिणाम आप कुछ महीने में देख लीजिएगा। ये तीनों मैंने आपका जिक्र कर दिया, आगे फिर कोई करूंगा। धन्यवाद। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा।